We will start with partnership deed and its content. हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, याद होगा। मैं 5 टॉपिक्स डिटेल में पढ़ा रही हूँ। सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, जिसमें सोल प्रोप्राइटर में कोई क्वेश्चन नहीं है, एचयूएफ में एक ही क्वेश्चन है, टाइप्स, दया भाग और मिटकाशरा। और पार्टनरशिप में 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और एक टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और एक आज का क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। क्वेश्चन नंबर भी देख लू मैं। आज का टॉपिक पार्टनरशिप का 3rd टॉपिक। दी वो लायबिलिटी वाला क्या सीन, वो क्या था वो? लायबिलिटी वाला बेटा जी मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में। हाँ, तो उसमें 2 तरीके की पार्टनरशिप थी, एक थी लिमिटेड, एक थी अनलिमिटेड। और जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें एक पार्टनर की अनलिमिटेड होनी चाहिए, बाकी सबकी लिमिटेड होगी। उसका एक्ट अलग होगा, 2008। वही वाला दी टॉपिक। एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप और वो हाँ जी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जो स्पेसिफिक पार्टनरशिप होती है, ये देखो, एक सेकेंड, हम अभी स्क्रीन ही खोल लेते हैं। एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक होती है स्पेसिफिक पार्टनरशिप। एक सेकेंड, लीजिए बेटा जी। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास 2 टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। ये रहा चार्ट, पहले ये वाली पढ़ाई थी, ये रही, पहले ये वाली पढ़ाई थी। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 होती है, एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पर्टिकुलर। पार्टनरशिप एट विल वाली की लाइफ अनलिमिटेड होती है। ये एंड कब होगी? जब कोई पार्टनर नोटिस देगा। जब तक कोई पार्टनर नोटिस नहीं देगा ना, ये वाली पार्टनरशिप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये पार्टनरशिप कभी भी एंड नहीं होती है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब एंड होती है? जैसे ही पर्टिकुलर टाइम या टास्क खत्म हो जाता है। एक तो ये पढ़ाया था। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ये पढ़ाया था। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पार्टनरशिप 2 तरीके की होती है, एक होती है अनलिमिटेड, एक होती है लिमिटेड। आप देख सकते हो बोर्ड पे। अनलिमिटेड वाली के साथ क्या होता है? सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सबके पर्सनल एसेट्स भी जाएंगे और बिजनेस एसेट्स भी जाएंगे। पर अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करते हो तो सिर्फ एक ही की अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड होती है। इसमें सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर वाले की नहीं चलेगी, उसमें सारे पार्टनर्स की चलेगी। वो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है और एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली में रजिस्ट्रेशन 1932 वाले एक्ट में होगा और इसमें 2008 वाले एक्ट में होगा। इसका एक्ट अलग है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं आई है, आज से पहले तो ये होती भी नहीं थी। कुछ बच्चों के साथ शायद कनेक्टिविटी इशू था, अब सब कनेक्ट हो गए। इस टॉपिक में कुछ पूछना चाहते हैं? ये आपके सामने है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जो कोई क्वेरी है आंसर दूंगी मैं, इसलिए पूछ रही हूँ, बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड, लिमिटेड। और ये वाली थी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये पिछली क्लास का टॉपिक है। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वी हैव 2, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। बढ़ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलो फिर, मैंने यहाँ पे वो टॉपिक्स लिख दिए जो हमारे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हमारा हो चुका है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। ये पार्टनरशिप का 3rd टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। चलो अब मैं आपसे पूछना शुरू करती हूँ, क्या होता है पार्टनरशिप डीड? एनी आइडिया? पता होगा बहुतों को, आप बोल नहीं रहे अलग बात है, बट पता होगा। बताइए, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? है कोई आंसर? उमंग, वृंदा, हर्षिता, कोई भी बोल लो भाई। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड?
बताओ पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? चलो ये बता दो, कुछ तो बताओ। 50 मैक्सिमम, 22 मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। तो आपस में कोई एग्रीमेंट करेंगे? चॉइस होती है। वेरी गुड, चॉइस होती है। करना चाहे करो, ना करना चाहो मत करो। रिटर्न और ओरल दोनों कर सकते हैं। जैसे ओरली डिसाइड कर लिया कि ठीक है प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे, ये तू ले लियो ये मैं ले लूंगा, खत्म। ऐसा भी हो सकता है, सोच लो। यस हो हो सकता सकता है, है। एग्जैक्टली तो बेटा जी सबसे पहली बात है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, कि पार्टनर्स ने किस किस चीज के लिए एग्री करा है। अब आप समझ गए व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड मींस एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में क्या क्या एग्री हुआ है। एक मिनट जरा मैं इसको बड़ा कर लूं, फिर स्पेलिंग सही करती हूँ। हाँ जी, तो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। इट कैन बी ओरल, ये अच्छा नहीं है, इसमें दिखता नहीं है पिंक में, चलो इट कैन बी ओरल, ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर ओरल और रिटर्न। इट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इसमें? इट इंक्लूड्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। अब इसको ध्यान से देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, इट कैन बी आइदर ओरल और रिटर्न, इट इंक्लूड्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, उसको हम बोलते हैं डीड। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, स्टैम्प पेपर पे नोटरी वोटरी लगती है, तहसील जाके कराना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। अगर आप रिटर्न कराते हो वैसे आप ओरल भी कर सकते हो। अब आता है कि इसका कंटेंट क्या होता है। इजी 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 क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या क्या आता होगा इस डीड में। सबसे पहले क्या आता होगा? चलो सोचो, सबसे पहले क्या आता होगा? प्रॉफिट शेयरिंग। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग, सबसे ड्यूरेशन, पहले पार्टनर्स का नाम। वैसे लॉजिकली सबसे पहले तो पार्टनर्स का नाम ही आएगा ना बेटा जी, उसके बाद फर्म का नाम। ये कुछ बेसिक चीजें बता रही हूँ आपको, जैसे आपके आई कार्ड पे सबसे पहले नाम ही होता है। किसी भी इंसान के एग्रीमेंट हो, कोई भी चीज हो, सबसे पहले उसका नाम ही होता है। तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम, फिर उनकी फर्म का नाम क्या है, फिर उनकी फर्म का एड्रेस क्या है, ये सब भी तो डीड पे लिखा जाएगा ना, कि फर्म पार्टनर्स का नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है। फिर आपकी बातें बिल्कुल सही थी, प्रॉफिट का शेयर। एक आंसर और आया था मेरे दिमाग से निकल गया, अभी आप में से किसी को बोलना। ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन, एग्जैक्टली। ड्यूरेशन की जगह मैं ऐसे कर देती हूँ ना, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनरशिप, कि आपने किस टाइप की पार्टनरशिप करी है। आपने विल वाली करी है कि स्पेसिफिक करी है ना, लिमिटेड करी है कि अनलिमिटेड करी है। फिर चलो ड्यूरेशन भी लिख देते हैं, कितने ड्यूरेशन की पार्टनरशिप है, किसने कितनी कैपिटल लगाई है। कैपिटल वर्ड को तो अब आप जानते हो, कैपिटल जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करता है, पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो किसने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, है ना। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं, अगर कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका रेट क्या है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें डीड के अंदर लिखी जाती है। और भी आपके दिमाग में कुछ आता है तो वो सब कुछ जो भी आपको लगता है ना कि पार्टनर्स आपस में एग्री करते होंगे, वो सारी चीजें डीड के अंदर लिखी जाती हैं। इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो गया। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, इट आइदर कैन बी ओरल और रिटन एंड इट इंक्लूड्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो मेन क्वेश्चन था ना वो मैंने आपको पढ़ा दिया। मेन क्वेश्चन ये था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये था मेन क्वेश्चन। और डीड क्या होती है, उसके कंटेंट क्या होते हैं वो भी बता दिया। एक क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है कि ऑप्शनल होता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल, ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था। अब सुनो क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, देखो दी एक मिनट, पार्टनरशिप डीड
कंटेंट दोबारा बता दो, वो कनेक्ट। चलिए जी, समझा रही हूँ हर्षिता मैं आपको, एक मिनट दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। What are the effect of non-registration of partnership firm? पहले एक बार ये पढ़ा दूं, फिर वापस उस पर चलती हूँ। What are the effects of non-registration of a partnership firm? जैसा कि आपने कहा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल होता है, ऐसा ही आपने कहा। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? What are the effects of non-registration of partnership firm? अब ध्यान से सुनो। कॉन्फ्लिक्ट्स, चलो एक मिनट और लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा जी, जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। चलो ठीक है, मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म है, चलिए, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। अब एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है तो कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा ही नहीं। आप सोचो, मैं आपको बोलूं कि एग्जाम्स देना ऑप्शनल है तो कोई एग्जाम्स क्यों देगा? हम तो दीदी बिल्कुल भी नहीं, हम तो कंपलसरी होता है तो छोड़ देते हैं। अब सोचो, अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखा गया है तो कोई रजिस्टर्ड क्यों कराएगा? अब आप 2 मिनट इसको सोचो और आंसर दो, बताओ कोई रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा? कोर्ट केस वगैरह। कोर्ट केस तो अगर मतलब हमने आप, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हम कोर्ट में हेल्प लेने के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हाँ ये मैंने एग्जैक्टली ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। यही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म? क्या इफेक्ट है? सबसे पहला इफेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, 3 इफेक्ट है बेटा जी। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे तो आपकी चॉइस है, कराना चाहो कराओ, नहीं कराना मत कराओ। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड फर्म है, तो यू कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी। स्यूड वर्ड का मतलब आई गेस सबको पता है, यू कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी। आप किसी भी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते हो। स्यू मतलब होता है कोर्ट पे केस करना, तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस नहीं कर सकते हो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। यू कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कुछ नेटवर्क इशू है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल रखा गया है, बट अगर आप रजिस्टर नहीं कराते हो तो सबसे पहला इफेक्ट ये है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी। नेक्स्ट आता है, यू कैन नॉट स्यू अदर पार्टनर। थर्ड पार्टी तो छोड़ो, मान लो आपका खुद का कोई पार्टनर आपके साथ कोई डिफॉल्ट कर गया, कोई डिफेक्ट कर गया, कोई चोरी कर गया, आपका पैसा लेके भाग गया, तब भी आप उसके अगेंस्ट भी कोई केस नहीं फाइल कर सकते हो। और यू कैन नॉट स्यू अदर फर्म।
ना ही तो आप किसी अदर फर्म के अगेंस्ट केस कर सकते हो, ना किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हो, ना किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट केस कर सकते हो। आप केस कर ही नहीं सकते हो अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है। तो ये फायदा होता है बेटा जी रजिस्ट्रेशन कराने का। वैसे तो रजिस्ट्रेशन हमने कंपलसरी बोला नहीं है, ठीक है, हमने तो आप पे छोड़ दिया, ठीक है, कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ, इट इज ऑप्शनल। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? इसे बोलते हैं कि आपको ऐसा बोल दिया जाए कि पेपर देना तो कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप पेपर नहीं दोगे तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में प्रमोट नहीं करेंगे, है ना। ऐसी बात हो गई ना कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आप ना ही तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हो, ना अदर पार्टनर के अगेंस्ट, ना अदर फर्म के अगेंस्ट। तो इनडायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो एक तरीके से कंपलसरी हो गया। लेकिन एक्ट में ये लिखा है कि नहीं नहीं मर्जी है, देख लो, कराना है कराओ, नहीं कराना मत कराओ। लेकिन अगर आप नहीं कराते हो तो नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या असर पड़ेगा वो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा आता है कि अगर फर्म, वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि आपकी फर्म है और फर्म को रजिस्टर्ड कराना ऑप्शनल है, तो आप क्या चाहते हो कि रजिस्टर्ड कराना है कि नहीं कराना है? तो आप कहोगे जी मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कराना है, क्योंकि अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं कराऊंगा तो ना ही तो मैं किसी थर्ड पार्टी को स्यू कर पाऊंगा, ना किसी अदर फर्म को, ना किसी अदर पार्टनर को। तो बेटा जी अगर कल को कोई धोखा हो गया, कोई थ्रेट हो गया, तो कहाँ जाओगे सोचो। और आजकल तो आपको पता है कितने फ्रॉड होते हैं। अब मान लो आपका खुद का पार्टनर ही आपके साथ फ्रॉड कर गया, तो क्या करोगे? तो आप कोर्ट में कोई भी केस नहीं कर पाओगे अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है। इसको बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उसका क्या कंटेंट होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, चाहे रिटर्न एग्रीमेंट हो चाहे ओरल एग्रीमेंट हो, उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसके अंदर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है। सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डीड के अंदर लिखी जाती है। जैसे कि क्या क्या? पार्टनर्स का नाम, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, प्रॉफिट का शेयर, पार्टनरशिप किस टाइप की है। आपने अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है, याद रखो, अभी अभी एक क्वेश्चन पढ़ा, देयर इज टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वी हैव विल एंड स्पेसिफिक, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी वी हैव लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। तो आपने कौन से वाली करी है? ड्यूरेशन क्या है, किसने कितना कैपिटल लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इसके अलावा मैं बोल सकती हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। याद है कुछ पार्टनर्स एक्टिव होते हैं, कुछ स्लीपिंग होते हैं, कुछ सीक्रेट होते हैं। तो कौन सा पार्टनर है आपके पास, किस टाइप के पार्टनर है, और ए अगर एक्टिव है, बी स्लीपिंग है, ये सब आपको डीड के अंदर मेंशन करना पड़ता है। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड एंड इट्स कंटेंट। और इस क्वेश्चन को बोलते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होगा। नोटेड, बढ़े आगे, पीछे वाला पेज दिखाना है।
What are the effects of non-registration of a partnership firm? इसके बाद बेटा जी हमारा सोल प्रोप्राइटर खत्म, HUF खत्म, पार्टनरशिप खत्म, अब आएगा कंपनी। कंपनी शुरू करेंगे। तो हाँ जी सुनाइए। ये थर्ड पार्टी में कौन आएगा? लेकिन थर्ड पार्टी में बेटा जी कोई पर्सन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकती, मतलब जैसे आप लोग कनेक्टेड हो तो आपका नाम ले लेती हूँ कि मैं किसी पे केस नहीं कर सकती, ना मैं देव पे, ना हर्षिता पे, ना शिवांश पे, ना तरंग पे, ना उमंग पे, दिस इज थर्ड पार्टी। और अगर मैं किसी फर्म पे नहीं केस कर सकती, मतलब कि जो जैसे 10 लोगों ने मिलकर कोई फर्म बनाई है, फर्म का नाम है फॉर एग्जाम्पल फर्म का नाम है आनंद एंड कंपनी, तो मैं आनंद एंड कंपनी पे भी केस नहीं कर सकती, किसी थर्ड पार्टी पे भी केस नहीं कर सकती, और किसी अदर पार्टनर पे भी केस नहीं कर सकती। केस तो मैं कर ही नहीं सकती, अगर मेरी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं किसी के भी खिलाफ केस नहीं कर सकती, ना किसी पार्टनर के, ना किसी थर्ड पार्टी के, ना किसी फर्म के। और पूछिएगा बेटा जी। जी हाँ जी बोलिए बेटा जी। जी, जैसे वो HUF वाला है हमारा हिंदू वाला, तो उसमें हिंदू लॉ के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, तो ठीक सिर्फ है। हिंदू ही कर सकते हैं उसको? हाँ बेटा जी होता तो देखो ऐसा ही है कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन सिर्फ हिंदू फैमिली को ही मिलता है, क्योंकि इट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पर होता क्या है, इंडिया में रहने वाला हर नागरिक हिंदू ही माना जाता है। इंडिया में रहने वाला हर नागरिक हिंदू ही माना जाता है एज पर लॉ। एज पर हिंदू लॉ मतलब। चलिए जी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंपनी, और आज आप फाइनली पढ़ोगे कंपनी के बारे में। चलिए कंपनी 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 एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़े स्केल पे काम करती है। ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, नोट हो गए होंगे, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 12 से जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आवर फोर्थ टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपनी। कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी बेटा जी अपने आप में ही इतनी बड़ी होती है कि इसके बारे में आपको क्या बताएं। आपने खुद पढ़ा है कि कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड कैपिटल होता है, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे होती है। सबसे पहली बात अगर आपको बताऊं तो कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर, क्या बताया था, सारी कंपनियों को कंपनीज एक्ट एग्जैक्टली 2013। कंपनीज एक्ट 2013, वेरी गुड। सारी कंपनियों को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ता है, सबसे पहली बात तो यही है। और दूसरी बात यह है कि बेटा जी कंपनी के केस में थोड़े से पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे मुझे शुरू करने से पहले। अनलिमिटेड कैपिटल होता है ना, और सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सारे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो आप पढ़ के आते हो अपने अकाउंट्स में, वो सिर्फ कंपनी की ही होती है कि कंपनी अलग है और उसके सारे ओनर्स अलग हैं। अच्छा जी कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आपको क्या बताऊं, तो कंपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ी बॉडी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अनलिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन है, सब कुछ है कंपनी की अगर बात करें तो। बेटा जी कंपनी जो है इसके अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ओनर्स हो सकते हैं, कोई भी इसमें पैसा लगा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में टाइप्स ऑफ कंपनी की, कि कितने टाइप्स की कंपनी होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर। हमारे पास बेटा जी पहले 2 टाइप्स की कंपनियां हुआ करती थी।
पहले उसकी बात करते हैं जो हुआ करती थी। एक होती थी प्राइवेट कंपनी, एक होती थी पब्लिक कंपनी। याद रखना ये इंटरप्राइज नहीं है, तो ये मत बोलना कि पब्लिक कंपनी सरकारी है, पब्लिक कंपनी भी कंपनी है। अभी आपको फर्क समझाती हूँ। एक होती थी प्राइवेट कंपनी होती है और एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो दो तरीके की कंपनियां होती थी पहले। अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है नया, इसमें एक तरीके की कंपनी और ऐड हुई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये दोनों पढ़ते हैं। एक होती थी प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। क्या फर्क होता है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में? सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं मेंबर्स के बेसिस पे। प्राइवेट कंपनी मतलब छोटी कंपनी, पब्लिक कंपनी मतलब बड़ी कंपनी। प्राइवेट कंपनी में बेटा जी मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 200 लोग कंपनी खोल सकते हैं। अभी तो दीदी आपने कहा था कि कंपनी में अनलिमिटेड लोग होते हैं, अभी आप कह रहे हो मैक्सिमम 200 होते हैं। अनलिमिटेड होते हैं ना बेटा जी, पब्लिक कंपनी खोल लो आप, अनलिमिटेड होते हैं। इसमें मिनिमम कितने होते हैं? 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब क्या मतलब है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में? सिडकुल में जितनी भी कंपनियां है ना, ऑलमोस्ट सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है जिसमें मैक्सिमम 200 लोग होते हैं, मैक्सिमम 200। जैसे अच्छा, एक तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी की सबसे खास बात यह है कि ये शेयर्स इशू नहीं करती। प्राइवेट कंपनियां शेयर इशू नहीं करती है। शेयर इशू नहीं करती का मतलब ये है कि ये पब्लिक से कांट रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक। ये पब्लिक से फंड्स रेज नहीं कर सकती है। ये 200 लोग वो है जो उसके जानकारी होंगे, मतलब कोई किसी का जानकार, कोई किसी का जानकार। लेकिन पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड होते हैं ना, तो कोई किसी का जानकार नहीं होता है। और ये फंड्स रेज कैसे करती है? शेयर्स इशू करके। शेयर बाजार आप सबने सुना होगा, तो ये लोग शेयर्स इशू करते हैं, यानी कि पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। तो ये इनके फंड्स रेज करने का तरीका है। इसमें अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं तो बेटा जी फंड सिर्फ कितने लोग लगाएंगे? 200 लोग। लेकिन पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं, तो ये किसी से भी पैसा रेज करते हैं, पैसा लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा लेते भी हैं और शेयर्स भी इशू करते हैं, सब कुछ करते हैं। दैट इज पब्लिक कंपनी। अगर आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको कितनी कैपिटल चाहिए? प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए बड़ी छोटी सी अमाउंट है, मिनिमम आपको 2 लाख रुपए चाहिए, शुरू में आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5 लाख शुरू में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, और क्या बताऊं आपको? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताती हूँ। अगर बेटा जी आप प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हो तो आपको कम से कम 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, मिनिमम 2। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो मेंबर्स में से वोटिंग करके बनते हैं। जैसे 200 मेंबर है, अब 200 मेंबर तो कंपनी नहीं संभालेंगे ना। अब क्या करोगे? जब भी कोई मीटिंग होगी 200 लोगों को बुलाओगे? संभव नहीं है। और उसमें तो बेटा जी अनलिमिटेड है, कितने लोगों को बुलाओगे? तो इसलिए इसमें डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होते हैं? 2। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 3। मिनिमम अनलिमिटेड बस सही है, फर्क कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें मिनिमम 2 और उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। कैपिटल मिनिमम 2 लाख, मिनिमम 5 लाख, उसमें मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। वो शेयर इशू नहीं कर सकती और पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट बात में। जब प्राइवेट कंपनी अपना नाम लिखती है तो लास्ट में ये मेंशन करना जरूरी होता है। आपने पढ़ा होगा कहीं, देखा है कभी? ये पीवीटी एलटीडी क्या बोलते हैं इसको? प्राइवेट लिमिटेड। एग्जैक्टली। तो जब प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी के लास्ट में ये मेंशन किया जाता है दैट इट इज प्राइवेट लिमिटेड। और रिलायंस के नाम के पीछे लगाया जाता है सिर्फ लिमिटेड, एलटीडी, जिसका मतलब होता है लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे क्या आता है? लिमिटेड।
लेकिन प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे क्या आता है? प्राइवेट लिमिटेड। अब सोचो कि रिलायंस के नाम के पीछे क्या आता है? रिलायंस के नाम के पीछे आता है लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, मतलब कि रिलायंस पब्लिक कंपनी है। टाटा लिमिटेड पब्लिक कंपनी, आईटीसी लिमिटेड, हीरो होंडा लिमिटेड, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ये सब पब्लिक कंपनियां हैं, मतलब कि ये शेयर इशू कर सकती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो छोटी कंपनियां होती है। जैसे आपने सिडकुल में नहीं देखा कितनी छोटी छोटी कंपनियां हैं? अब क्या ये सारी छोटी छोटी कंपनियां शेयर इशू करती हैं? नहीं, ये सारी छोटी छोटी कंपनियां ऐसी 50-60 लोगों ने बना रखी है और ये पब्लिक कंपनियों के लिए काम। जी डायरेक्टर्स करते क्या है? डायरेक्टर्स ही तो कंपनी को चलाते हैं बेटा जी। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मेंबर्स में से वोटिंग करके बनते हैं और वही सारे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि कंपनी के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो रेगुलरली नहीं मिल सकते। अब आप सब लोग सोचो, क्या ये 200 लोग, या चलो चलो ये तो 200 तो चलो मिल भी लेंगे, पब्लिक कंपनी में तो बेटा जी अनलिमिटेड लोग हैं। तो आप 2 मिनट के लिए सोचो कि अनलिमिटेड लोग हैं तो क्या ये अनलिमिटेड लोग रोज मिलेंगे? द आंसर इज नो। क्या छोटे से छोटे डिसीजन के लिए सारे मेंबर्स का पहुंचना जरूरी होगा? क्या सारे मेंबर्स छोटे से छोटे डिसीजन लेने के लिए पहुंच सकते हैं? सारे आंसर्स नो है। तो इसीलिए हम डायरेक्टर्स बनाते हैं। हम डायरेक्टर्स इसलिए बनाते हैं कि ये जो डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी को चलाएंगे। तो मेंबर्स आपस में हर साल वोटिंग करके डायरेक्टर्स बना लेते हैं। जैसे कंपनी बड़ी है तो 10-10 डायरेक्टर्स भी बनते हैं। सुना होगा आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी कमेटी होती है, 10 लोग भी बनते हैं, 20 भी बनते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो होने चाहिए। इसके अलावा चाहे आप 50 बनाओ चाहे आप 60 बनाओ, डायरेक्टर्स ही डिसीजन लेंगे। और साल में एक बार एजीएम होती है। बता सकते हो एजीएम क्या होती है? कोई तुक्का? एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। तो साल में एक बार सिर्फ सारे मेंबर्स मिलते हैं, अदरवाइज डिसीजंस लेने का काम किसका होता है? डायरेक्टर्स का। और डायरेक्टर्स के डिसीजन से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो मेंबर्स को मिल जाता है। और डायरेक्टर्स के डिसीजन से चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स आपने खुद वोट करके बनाए हैं। तो याद रखना, आपने वोटिंग की तो डायरेक्टर्स बने, तो इसलिए आपके वोटिंग से डायरेक्टर्स बने हैं। तो डायरेक्टर्स की बात सबको सुननी पड़ेगी। चलिए और बताइए, दोबारा चले। कंपनी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी शेयर इश्यू नहीं कर सकती है और पब्लिक से फंड्स नहीं ले सकती है। वो बेटा जी सिर्फ इन्हीं 200 लोगों से फंड्स ले सकती है ना? 200 बोले ना मैंने कि प्राइवेट में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? 200। तो सिर्फ 200 लोग ही फंड्स देंगे, बाकी 200 से ज्यादा बाहर किसी से भी फंड्स नहीं लेगी, अंदर ही अंदर फंड्स रेज होंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी किसी से भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी को शेयर इशू करके फंड्स ले सकती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लाख की कैपिटल है, पब्लिक में 5 लाख। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में 3। और अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलते हो तो प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में you have to mention that it is private limited, और पब्लिक कंपनी के लास्ट में you have to mention limited। और हमारे सामने तो बिल्कुल सिडकुल है, तो हमें पता है कि सिडकुल में जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं ये सब प्राइवेट कंपनी है। बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे हीरो, महिंद्रा, आईटीसी, किनबे, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये पब्लिक कंपनीज है। इसके अलावा जो छोटी छोटी कंपनीज है वो सब प्राइवेट कंपनीज है। कभी चक्कर मार के आओ, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां दिखेंगी। प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आपको एक ऐसी तीसरी कंपनी बताती हूँ जो कंपनीज एक्ट 2013 में ही लॉन्च हुई है और आज से पहले नहीं होती थी वो। अभी पहले आप बोलो, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इसमें डाउट कुछ? अभी 3 टॉपिक को बिल्कुल भूल जाना। सोल प्रोप्राइटर खत्म, पार्टनरशिप खत्म, एचयूएफ खत्म। अब सिर्फ चलेगा क्या? कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर चैप्टर खत्म। तो अभी हमें सिर्फ जो पढ़ना है दैट इज कंपनी। तो आप बार बार कंपनी 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 सुनोगे। तो कंपनी में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। और तीसरी वो जो कंपनीज एक्ट 2013 से शुरू करी गई है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप इसमें पूछो, कोई डाउट है तो।
डन, आगे बढ़ जाओ फिर। कोई नोट कर रहा है? चलो 1 मिनट आप इसे देख लो, फिर हम चलते हैं तीसरी कंपनी में। कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट और पब्लिक कंपनियां तो पहले भी होती थी, लेकिन एक तीसरी और टाइप की कंपनीज एक्ट 2013 से आई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट इज ओपीसी। ओपीसी, व्हाट इज ओपीसी? अभी आया है 2013 में, इससे पहले तो ये होती भी नहीं थी। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। चलो अब सोच के बताओ, अब आपकी बारी है, ठीक है, आज का लास्ट है। व्हाट इज वन पर्सन कंपनी? सोल प्रोप्राइटर। अब फिर तो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, ये तो कंपनी पढ़ रहे हैं। जो एक ही पर्सन चलाता हो। है तो कंपनी ही ना, क्योंकि अगर बेटा जी ओनर एक हो सिर्फ। हाँ, अगर ये सोल प्रोप्राइटर में आ गया तो ध्यान रखो फिर लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, लेकिन वन पर्सन कंपनी में लायबिलिटी तो लिमिटेड ही रहेगी। और वैसे भी ये कंपनी है, ये शेयर इशू कर सकती है। सोल प्रोप्राइटर शेयर थोड़ी इशू कर सकता है, पब्लिक से पैसा थोड़ी ले सकता है। व्हाट इज वन पर्सन कंपनी? वन पर्सन कंपनी मीन्स ओनर एक। ओनर एक ही है, यानी कि सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर कंपनी डूब गई, अगर कंपनी वन शेयर होल्डर नहीं लिखती, मैं लिखती हूँ वन पर्सन कंपनी जिसका एक ही ओनर होगा, सिंगल ओनर। बट चलो ठीक है, एक ही बात है। सबसे पहली कंडीशन सरकार की कि क्योंकि वो आपको कह रहे हैं कि सिंगल शेयर होल्डर होगा, तो वो जो सिंगल शेयर होल्डर होगा वो बेटा जी इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। अब एक पर्सन को कंपनी खोलना अलाउ कर रहे हैं तो कुछ तो कंडीशंस लगाएंगे ना, और वैसे भी कंपनी तो कंपनी होती है, कितने बड़े लेवल पे काम करती है। तो वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, बट बेटा जी वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब आप बता सकते हो नॉमिनी क्यों अपॉइंट करना पड़ेगा? जो अपनी पर्सनल इन्फो देता है किसी बंदे के लिए। ठीक है, बट अपॉइंट क्यों कर रहे हैं नॉमिनी को? दीदी अगर वो उस टाइम पे प्रेजेंट Solvent। हाँ, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो काम करेगा। बिल्कुल सही। वो भाई अगर रिस्पॉन्सिबल है। एग्जैक्टली उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटा, हर बार गलत नहीं सोचते। मान लो कंपनी बहुत करोड़ों के प्रॉफिट में, तो करोड़ों के प्रॉफिट में और सिंगल शेयर होल्डर है, वो मर गया, अब किसे देंगे कंपनी? तो इसलिए एक नॉमिनी होना चाहिए जो आपके बात करता धरता हो, क्योंकि भाई तुम एक ही बंदा कंपनी चला रहे हो और एक बंदा अगर कंपनी चला रहा है तो दोनों एंगल से देखो। ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा हो और पर्सन की डेथ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कोई भी केस हो सकता है। आपके बाद रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आपकी कंपनी का, है ना, आपके बाद। तो इसलिए आपको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा और वन पर्सन कंपनी सिर्फ इंडिया का रेजिडेंट ही चला सकता है। तो पहले क्या होता था, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड, और वन पर्सन कंपनी में एक ही बंदा कंपनी चला सकता है, बट वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। आपने एक वर्ड सुना है बेटा जी, स्टार्टअप? शायद सुना हो, किसी ने सुना हो, हाँ जी। है ना। हाँ जी आजकल सरकार स्टार्टअप को बहुत प्रमोट कर रही है। अब मैं आपसे थोड़ी बड़े बड़े वाली बातें करा करूंगी। अब हो गया, अब तो आप 11th में काफी कुछ सीख चुके हो गए 1-2 महीने। तो व्हाट इज स्टार्टअप? कि आजकल गवर्नमेंट ना बड़ा स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है कि लोग अपना नया नया बिजनेस सेटअप करें। ऐसा क्यों? और उन्हें बहुत अच्छा लोन भी दे रही है। लो लोन बिजनेस करो, लो लोन बिजनेस करो, तो ऐसे लोन बांट रही है, ये लो लोन बिजनेस करो। ऐसा क्यों? सोचो 2 मिनट, ऐसा क्यों कि स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट एग्जैक्टली जीडीपी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। एग्जैक्टली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि देश में रोजगार बढ़े। और बेटा जी जो कंपनियां ऑलरेडी हैं, आप सब जानते हो आजकल मशीनों का जमाना है, और जब मशीनें आ जाती हैं तो वो बहुत सारे लोगों का काम खा जाती है। तो जब वो बहुत सारे लोग, इस वजह से जो देश में बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं पर बेरोजगार है, क्या करें, बच्चे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, पूरी पढ़ाई कर रखी है, अनएम्प्लॉयड है।
MBA कर रखा है, अनएम्प्लॉयड है, फिर रहा है इधर से उधर, कुछ काम ही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खुले, बिजनेसेस खुले, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1% कंपनी बनाई है कि चाहे कोई एक बंदा भी अगर कंपनी खोलना चाहे तो वो कंपनी खोल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो देश में रोजगार पैदा करेगी। इस लॉजिक के साथ 1% कंपनी को बनाया गया है। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी तो पहले से ही होती थी, और अभी जो नई कंपनी आई है दैट इज 1% कंपनी। अब बताओ आज की क्लास में क्या डाउट है? पार्टनरशिप डीड में कोई डाउट है? अगर तीन बातें बताई हैं मैंने आपको कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और सबसे बड़ी बात रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। डीड में क्या क्या आता है, अगर आप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराओगे तो क्या क्या नुकसान होंगे। और कंपनियां तीन तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। और जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी वो पहले एक अलग चैप्टर था, अभी इसके साथ मर्ज हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आप किसी पास्ट स्टूडेंट से भी पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, अभी से इसको बड़ा बड़ा लिख के छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम आपको इतना रिकैप दें, तो बस हम इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी बनती कैसे है। और ये इतना मुश्किल क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि बेटा जी मैरिट्स और डीमेरिट्स में ना एक पॉइंट था फॉर्मेशन, और मजे की बात यह है कि सोल प्रोप्राइटर में भी उसका आंसर था इजी, पार्टनरशिप में भी उसका आंसर था इजी, एचयूएफ में भी उसका आंसर था इजी, लेकिन कंपनी में उसका आंसर था कॉम्प्लेक्स, कि कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आगे चल के आप पब्लिक से पैसा लेने वाले हो, कल को आप कहीं भाग गए तो, और आपके अनलिमिटेड मेंबर्स बनेंगे, फ्रॉड के कितने चांसेस है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो बिल्कुल भी मिस मत करना कि कंपनी फॉर्म कैसे होती है। अभी आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताइएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी 2 दिन का टॉपिक है, 2 क्लासेस का, मतलब कंपनी कैसे बनती है ये सीखने में 2 दिन लग जाएंगे, तो आप समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ जी, जो ये नॉमिनी होगा वो हमारी फैमिली मेंबर का भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, एक एक करके पूछ लो। बताइए हर्षिता, बोलिए बोलिए हर्षिता। रीना आप बोलो, बोलो जो भी पूछ रहे थे। जी जैसे जो हमारा नॉमिनी है वो हमारी फैमिली मेंबर का भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, नॉमिनी कभी भी कोई भी हो सकता है। नॉमिनी मतलब कोई अननोन भी हो सकता है, ये तो आपकी इच्छा है कि आप क्या चाहते हो कि आपके बाद ये सारा पैसा किसका हो। और जी जैसे कंपनी चलाएंगे तो नॉमिनी कुछ बता भी सकता है, डिसीजन ले सकता है नॉमिनी। नहीं बच्चे, नॉमिनी का रोल आपकी डेथ के बाद होता है हमेशा, और प्रॉफिट भी शेयर नहीं करेगा फिर तो। कुछ भी नहीं करेगा। नॉमिनी इज अ पर्सन, जो नॉमिनी है आपकी डेथ के बाद है उसका रोल, आपके रहते रहते उसका कोई रोल नहीं है। हाँ जी, और पूछिएगा बेटा जी, कोई और दीदी अभी आपने बताया गवर्नमेंट ओपीसी के लिए लोन दे रही है, ठीक है तो गवर्नमेंट सोल प्रोप्राइटर के लिए लोन नहीं दे रही है? ना बेटा जी, सोल प्रोप्राइटर और कंपनी में ये फर्क है कि सोल प्रोप्राइटर वालों का टैक्स रेट है 10% और कंपनी का टैक्स रेट है 40%। तो सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 1% कंपनी खोलें, क्योंकि उसमें सरकार को बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर लोग 1% कंपनी खोलेंगे तो फ्लैट टैक्सेशन है 30%, तो सरकार को 30% टैक्स मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हो। और अगर कोई सोल प्रोप्राइटर खोलेगा तो सरकार को टैक्स रेट मिलता है स्लैब के हिसाब से। स्लैब के हिसाब से मतलब कि अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 10% मिलेगा, 5 लाख तक तो मिलता भी नहीं है। तो सरकार का सोल प्रोप्राइटर में टैक्स का बड़ा नुकसान है, तो इसलिए सरकार चाहती है कि लोग 1% कंपनी खोले। एक तो इससे रोजगार जनरेट होगा, आपका भी फायदा और सरकार का भी फायदा, तो सरकार इसीलिए 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लाई है। क्लियर है? जी नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार दोबारा बता दो। हाँ जी, कि अगर बेटा जी सोल प्रोप्राइटर को गवर्नमेंट इनकरेज करे, ऑडिबल है,
अगर सोल प्रोप्राइटर को गवर्नमेंट इनकरेज करती है तो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर 10% टैक्स भरते हैं, मतलब उनका जो टैक्स का रेट है वो 10% है, लेकिन 1% कंपनी का जो टैक्स का रेट है वो 30% है। इसलिए सरकार 1% कंपनी को सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा इनकरेज कर रही है। लॉजिक, सरकार की कमाई। तो दीदी ऐसे तो लोगों के ऊपर बर्डन नहीं आ गया? लोगों के बर्डन के बारे में बाबू गवर्नमेंट कभी नहीं सोचती। अभी जब आप जैसे जैसे इको बीएसटी और कॉमर्स, आपने कॉमर्स लिया है, आप जैसे जैसे कॉमर्स 11th की खत्म करोगे और 12th तक पहुंचोगे, तब तक आपका ये माइंडसेट हो जाएगा कि गवर्नमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचती है, पब्लिक के बारे में नहीं। और डिसीजंस और पॉलिसीज हमेशा ये सोच के बनाई जाती है कि सरकार का फायदा किस चीज में है। तो ऐसा तो इसमें ये तो हमें शुरू से पता ही है कि हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे तो ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट का किस चीज में फायदा है। गवर्नमेंट का 1% कंपनी में फायदा है, तो इसलिए सरकार 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लाई, इसको धीरे धीरे प्रमोट कर रही है ना। तो हर चीज गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, आप सोल प्रोप्राइटर करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स रेट इतना कम है। तो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए 1% कंपनी को सपोर्ट कर रही है। और बताइएगा जिसके जो डाउट्स हैं। कोई पेज दिखाना है तो बता दो, मैं वो पेज आपको शो कर देती हूँ, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। दी पहले वाला पेज शो कर दो एक बार। हाँ जी, लीजिए। प्राइवेट पब्लिक कंपनी ना, कि पर्सन की डेथ के बाद नॉमिनी लॉस हाँ जी, भी सफर करेगा? बेटा जी लॉस बहुत कम हद तक सफर करता है नॉमिनी। नॉमिनी अक्सर वैसे तो देखो प्रॉफिट लॉस दोनों ही उसका होता है, बट अगर सिर्फ लॉस ही लॉस है तो नॉमिनी फिर उसको फेस नहीं करता है, क्योंकि उस बेचारे का क्या कसूर है। आज मैं लिख दूं कि मेरे नॉमिनी आप हो और मेरे को लॉस हो जाए, तो आप कहोगे मैं क्यों लूं लॉस, मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए नॉमिनी अक्सर प्रॉफिट ही लेता है, लॉस नहीं लेता है। बट नॉमिनी इसलिए बनाया जाता है कि आपके बाद नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मैं बात किससे करूं। एटलीस्ट मुझे ये तो पता हो, चाहे प्रॉफिट की कंडीशन हो चाहे लॉस की कंडीशन हो, पर रिप्रेजेंटेटिव तो कोई चाहिए ना। इसके लिए पता क्या होता है, जब आप बैंक में कोई अकाउंट भी खोलते हो ना, तब भी बैंक वाले आपको कहते हैं कि नॉमिनी बताओ कौन है, कि आपके बाद हम किससे बात करें। तो एक नॉमिनी हमेशा हर जगह आपको शो करना ही पड़ता है। मतलब प्रॉफिट होगा तो वो तो उसे वो मिलता लेगा, है, और लॉस होगा तो बेटा जी वो क्यों देगा। बट फिर लॉस तो ये तो फिर थोड़ा अजीब नहीं है कि प्रॉफिट अगर हो रहा है कंपनी का वो उसने सारे ले लिया, हाँ बिल्कुल ले और लिया, लेकिन लॉस, वो जो लॉस मतलब होगा, प्रॉफिट उसको सारा मिलेगा और लॉस जो लॉस होगा वो आपके एसेट्स को बेच के कॉम्पनसेट किया जाएगा। हर बिजनेस में जो भी लॉस होता है वो आपके एसेट्स को बेच के कॉम्पनसेट किया जाता है। नॉमिनी आप समझते हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आज मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और कोर्ट मुझसे पूछता है कि ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके बाद किसकी है। तो मैंने कहा ठीक है, ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे बाद मेरी मदर की है। अब अगर कल को मान लो जब इन केस जब मेरी डेथ होती है और मेरे पे बहुत ज्यादा लोन होता है, तो कोर्ट उसको मेरे नॉमिनी से नहीं वसूलेगा, लेकिन हाँ अगर मेरे को एक साइन मेरी जगह साइन कर सकती हैं वो आफ्टर मी, मतलब मेरे बाद वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। लॉस के लिए मेरे एसेट्स जिम्मेदार हैं, मेरे नॉमिनी जिम्मेदार नहीं है। मतलब जो मेरे एसेट्स है वो बेच लो, मत दो नॉमिनी को। जो भी मेरी प्रॉपर्टी है सारी सेल कर दो, कुछ मत दो नॉमिनी को। लॉस सिर्फ एसेट्स को सेल करके ही कंपनसेट किया जाता है एज पर इंडियन लॉ, ऐसा ही होता है। आपके जैसे फादर है, उन्होंने आपको कुछ दिया एज अ नॉमिनी, अब वो चीज आपकी है, तो अगर वो चीज आपकी है बेटा जी, तो लॉस आपसे नहीं लिया जाएगा, प्रॉफिट आपसे लिया जाएगा। लॉस आपसे इतना हो सकता है कि जो चीज आपको मिलनी थी वो आपको ना मिले क्योंकि लॉस हो रखा है, ऐसा होता है। मेरे फादर ने तो मेरे दीदी नाम, ऐसा भी मेरे फादर, और क्लियर एग्जांपल देती हूँ, मेरे फादर ने मेरे नाम पे मान लो एक घर रखा है कि उसकी नॉमिनी मैं हूँ। अब आफ्टर हिज डेथ या तो वो घर मुझे मिल जाए
और बाद में पता चलता है कि ओहो वो घर तो बैंक के पास लोन है जिसकी किस्तें ही नहीं भरी, तो वो घर बैंक वाले ले लेंगे, मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक वाले लोन मुझसे आके लेंगे। हाँ, जो चीज मुझे मिलनी थी वो कोर्ट में सरेंडर हो जाएगी क्योंकि वो लॉस में है, लेकिन मेरे पे कोई उसकी लायबिलिटी नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे मत दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मुझे वो चीज मत दो और वो चीज कोर्ट में सरेंडर हो जाएगी, बट मैं फर्दर लोन पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ। नॉमिनी का रोल यही होता है कि सारे प्रॉफिट्स उसके हैं बट लॉस उसका नहीं होता है। दीदी ऐसे नहीं हो सकता फिर तो, जैसे मैं बैंक से लोन लेके अपनी नॉमिनी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी दे दूं और मेरी एब्सेंस में फिर वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी और फिर लोन भी उससे लिया जाएगा। ना ना ना, उनसे लोन नहीं लिया जाएगा और प्रॉपर्टी भी उनकी नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी बैंक की हो जाएगी क्योंकि आपने उसका लोन अभी तक पे नहीं किया। तो वो प्रॉपर्टी नॉमिनी को ट्रांसफर ही नहीं होगी जब तक वो किसी भी तरीके के डिस्प्यूट में है। पहले उसका लोन क्लियर होगा, उस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। मान लो लोन था 10 लाख का, प्रॉपर्टी को बेच के आए 15 लाख, तो बैंक वालों ने बेचा, अब 15 लाख आए। बैंक वालों का लोन था 10 लाख का। अब सोचो वो उस 5 लाख का क्या करे। अब बताओ 5 लाख का क्या करेंगे? क्या बैंक वाले उस पैसे को हड़प लेंगे? द आंसर इज नो। बैंक वाले ऐसे नहीं करते हैं। तो वो जो 5 लाख बचेंगे वो आपके नॉमिनी को देंगे। हाँ, वो आपके नॉमिनी को दे देंगे। और अगर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं देंगे, और अगर कम पड़ गया तो नॉमिनी से लेने का उनका कोई अधिकार नहीं है। यही नॉमिनी होता है, यही नॉमिनी की भाषा है, डेफिनेशन ही यही है। और दीदी अगर मैंने लोन किसी अनऑफिशियल सोर्स से लिया हुआ है फिर? हाँ, तो फिर उस अनऑफिशियल मतलब अगर आपने किसी अनऑफिशियल सोर्स से लोन लिया है बेटा जी, तो अनऑफिशियल सोर्स का भी लोन तो क्लियर करना ही पड़ेगा ना। जब तक लोन क्लियर नहीं होगा वो प्रॉपर्टी आपकी मदर के नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कोर्ट में जाओ, केस लड़ो, कोर्ट का ऑर्डर आएगा, क्या करना है वैसे कर लेंगे, लेकिन नॉमिनी अपनी जेब से तो कभी भी 1 रुपया भी नहीं देगा। ये तो आप बिल्कुल सेट कर लो। मुझे किसी ने नॉमिनी बनाया है, ठीक है, अरे कभी कभी सामने वाले को नहीं पता होता कि आपने उसको नॉमिनी बनाया है। ये भी मैं आपको एक बात बता रही हूँ, भाई मुझे क्या पता कि मेरे घर वालों ने किसे नॉमिनी बनाया है। ये तो आफ्टर देम ही पता चलेगा ना कि कौन नॉमिनी है। और अगर मैं नॉमिनी हूँ तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं हूँ। हाँ, लेने के लिए हूँ पर देने के लिए नहीं हूँ। देने के लिए उनकी प्रॉपर्टी लायबल है, आप उनकी प्रॉपर्टी बेच लो, मुझे कुछ ना मिले, ऐसा हो सकता है। बट मेरी जेब से कुछ भी मुझसे नहीं लिया जाएगा बेटा जी, इसी को नॉमिनी कहते हैं। बोलिएगा और डाउट्स? जी हाँ जी। जी, बाय चांस नॉमिनी की डेथ हो गई, फिर कहाँ जाएगा सारा प्रॉफिट? फिर कोर्ट में जाएगा बेटा जी, ऐसा ही होता है। जो बिना नॉमिनी की चीज होती है ऐसे, ये सोचो। आ रहा है एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, मान लो नॉमिनी है ही नहीं, फिर कहाँ जाएगा सब कुछ? तो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट फिर उसका फैसला लेगा कि आपकी फैमिली, होता है ना, आपने सुने होंगे ना बहुत सारे केसेस की पूरी फैमिली खत्म हो गई, कोई नॉमिनी नहीं है, कोई नहीं है, तो फिर उस पे सरकार का, कोर्ट का हक होता है, सरकार का हक होता है उस जगह पे। जिसका कोई अधिकारी नहीं होता उसकी सरकार होती है। तो वो सब कुछ कोर्ट में सरेंडर हो जाता है। फिर सडनली, पीछे देखते हो आप, फिर सडनली कोई पैदा हो जाता है कि जी ये प्रॉपर्टी का वारिस तो मैं हूँ। फिर वो कोर्ट में उसको प्रूफ करेगा कि जी मेरा इनसे ब्लड रिलेशन था, तो कोर्ट उनको दे देगा। ऐसा करके, जैसे आप समझ लो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरे पास कुछ भी है, चलो छोटे से छोटा ले लेते हैं, मेरे पास एक बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए पड़े हैं। अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है और मैंने नॉमिनी नहीं बनाया, तो वो पैसा किसको मिलेगा? खुद सोचो। क्या मेरे बैंक वाले रख लेंगे वो पैसा? द आंसर इज नो। वो पैसा मेरे नॉमिनी तो मैंने बनाया ही नहीं, तो मजाक ही खत्म हो गया। तो वो पैसा मेरे ब्लड रिलेशंस में जो भी आएगा उसको मिल जाता है। जो भी मेरे ब्लड रिलेशन में आता है वो कोर्ट में ये क्लेम कर दे कि वो मेरे ब्लड रिलेशन में आता है, बाकी फैसला तो कोर्ट ही लेगा और उसको वो पैसा दे दिया जाएगा। ऐसे इंडिया में एक नहीं लाखों केस है, लाखों, जिनमें नॉमिनी नहीं होते या नॉमिनी की डेथ हो गई, बहुत सारी चीजें होती है, या प्रॉपर्टी लॉस में है, उन सब में फिर कोर्ट का डिसीजन लिया जाता है। और बताइए जी।
तो क्लियर है आज का टॉपिक? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। हम अलग लेवल पे चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो मैंने आंसर्स दे दिए। बाकी इसका रिलेशन कुछ नहीं है मेरे टॉपिक से, कहीं आप सोचो। और लास्ट आज की कंपनी दैट इज ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में एक ही बंदा कंपनी बना सकता है, वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा।